आप देख रहे हैं नाजरीन, आज का मुद्दा हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो। नरेंद्र मोदी, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एलजेपी सदस्य रामविलास पासवान समेत सभी दिग्गज लीडरान शामिल हो रहे हैं। सुना है कि मेन्यू में हर लीडर के लिए उनकी पसंदीदा डिश भी तैयार की जा रही है। इधर कल अगर हम कल की बात करें, जब ये एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, उसके बाद से ही अपोजिशन सरगर्म है और ये खेमा पूरा अपोजिशन का अब ईवीएम के मुद्दे को लेकर के मामले को गरमा रहा है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कारकुनान से अपील की कि वो एग्जिट पोल से मायूस न हो, बल्कि ईवीएम की हिफाजत को लेकर चौकन्ने रहें। वहीं नीतीश कुमार ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया है। उनका कहना है कि ईवीएम से चुनावों में ट्रांसपेरेंसी आई है, जो गुट हारता है वही ईवीएम पर इल्जाम लगाता है। इस तरह की बातें एक गुट की तरफ से या एक खेमे की तरफ से सामने आ रही है, तो दूसरा खेमा ईवीएम को लेकर के सवाल उठाना शुरू कर रहा है। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं या कुछ ऐसे इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम कुछ पोलिंग बूथ के और जो स्ट्रांग रूम है जो उनके आसपास गाड़ियों में भरी हुई देखी गई। इस तरह के इल्जाम विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं और इसकी शिकायत भी इलेक्शन कमीशन को की गई है। मेरे 5 सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि एग्जिट पोल से परेशान तो ईवीएम बदनाम, क्या ये हिकमत अमली है अब विपक्ष की? ये एक समझने वाली बात है। दूसरा सवाल, एग्जिट पोल के बाद दोनों खेमों में हलचल के मायने हम क्या क्या निकालें, ये भी अपने पैनलिस्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल, क्या अपोजिशन ढूंढ रहा है हार का बहाना? ईवीएम का मुद्दा जिस तरह से अब तूल पकड़ रहा है, क्या उसको हम इस तरह से देखें? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में ईवीएम की बात कहां गायब हो गई थी, किसी ने नहीं कहा था, और अब फिर वही मामला शुरू। चौथा सवाल, बीजेपी और एनडीए के इत्तेहादी किस हिकमत अमली पर इस वक्त काम कर रहे हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। दोनों के जो साथी दल हैं वो कौन सी रणनीति अब बना रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और पांचवा सवाल, एग्जिट पोल किस हद तक नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? ये हमारा सवाल परसों से लगातार जब से एग्जिट पोल जारी हुए हैं बना हुआ है और मेरे ख्याल से 23 तारीख तक बना भी रहेगा कि क्या वाकई ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो पाएंगे। बहुत अच्छे पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। हमने राजनीतिक पार्टियों से अपने साथ 2 खास मेहमानों को जोड़ा है। मैंने अपने साथ भारतीय जनता पार्टी से सीनियर लीडर दिनेश सिंह जी को जोड़ा है। दिनेश जी, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। तो कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ विजय कौशिक जी हैं। आप दोनों ही मेरे प्रोग्राम का हमेशा हिस्सा बनते हैं और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, और रमेश ठाकुर भी हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ने जा रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे भी बहुत सारे मुद्दों पर इस पर हम बात करेंगे। तो पहले मैं राजनीतिक पार्टियों का रुख करता हूं और जरा अपोजिशन की था ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, ये ईवीएम को लेकर के आपकी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग मायूसी छोड़िए और लगे रहिए, चौकन्ने रहिए, क्योंकि यही कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऐसा आप लोगों को खदशा है। और कुछ बातें भी आप लोगों की तरफ से इल्जाम के रूप में सामने आ रही हैं। लेकिन इधर से ये बात आ रही है जो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जब जब आपको दिखती है अपनी हार तो होती है ईवीएम बदनाम। जब एक बार किसी के ऊपर से भरोसा उठ जाता है तो फिर उसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का व्यवहार इस देश में पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, उसके चलते ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो कुर्सी की लालसा में किसी भी हद तक जा सकते हैं। चुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि भाई भाजपा चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगा करा सकती है, कुछ और करा सकती है, कोई किसी और बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। और जैसे ही पुलवामा हमला हुआ और जिस आधार पर मोदी जी ने शहीद सैनिकों के नाम पर वोट मांगनी शुरू कर दी, उससे इनकी मंशा कहीं ना कहीं स्पष्ट होने लगी। क्योंकि जब गढ़चिरौली में जो नक्सली हमला हुआ उसमें भी हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उनको लेकर मोदी जी ने ऐसी कोई सक्रियता या मोदी जी ने ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक, आपसे सवाल किया सर, मैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ। ये जो मोदी जी का चुनाव से पहले ही ये दावा करना कि वो 300 पार, आप इनके इंटरव्यू अपने जी न्यूज पर भी देखेंगे कि जो किसी भी नेता को कॉन्फिडेंस है, उनको लगता होगा उन्होंने अच्छा काम किया है तो लोगों को चुनेंगे। ये कई बार जो है एक सोची समझी योजना होती है।
जो इस तरह के एग्जिट पोल में भी इसी तरह की बातें दर्शाना। अच्छा, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के समय जब आपके हक में नताइज आए थे तब मैंने नहीं सुना कांग्रेस इमरान जी ईवीएम को लेकर के सवाल उठाओ। उसके बाद इमरान जी, ईवीएम के ऊपर हम इस बात को लेकर सवाल नहीं कर रहे कि भी इन्होंने दावे किए, ये किया। दिक्कत ये आ रही है कि जब सारी ईवीएम सब जगह के चुनाव हो चुके हैं, सब स्ट्रांग रूम में रखी जा चुकी हैं, तो उसके बाद ये जो ट्रकों में जगह जगह ईवीएम घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके सबूत और वीडियो बहुत सारे सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। विजय कौशिक जी, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो ये कहां से आई ईवीएम को इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल खारिज कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं इमरान जी, इलेक्शन कमीशन के ही 2 अधिकारियों में आपस में इस बात को लेकर जूतम पैजार हुई थी कि भी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायतें थी उनका सही ढंग से निराकरण नहीं किया गया। खुद इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों में आपस में मतभेद है कि बहुत से मामलों में इस माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को छूट दी गई। तो ये तो चुनाव आयोग का बिल्कुल स्पष्ट रुख है। इसको हम ऐसा क्यों ना माने कि ये हार के आकलन जो अभी फिलहाल आकलन ही है उसकी एक खींच है, क्यों ना ऐसा माना जाए? देखिए, ना तो हम हार से किसी से डरते हैं, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो देश के प्रति है, हम पूरी तरह देश के लिए समर्पित हैं। अगर हम हार से डरते तो हम चुनाव ही क्यों लड़ते? अगर कोई आदमी हार से डरेगा, हम जीतने के लिए लड़े हैं, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे साथ था। राहुल गांधी जी की न्याय योजना हमारे साथ थी, प्रियंका गांधी जी का जोश हमारे साथ था, और जिस तरह से ये लोग गालियों पर उतरे उससे जनता का स्पष्ट हो गया था आपके साथ है, इतना कॉन्फिडेंस आपको भी है, आप लोगों के मुद्दे स्ट्रांग थे, तो जाने दीजिए ईवीएम को लेकर के क्यों अभी सवाल करना, नताए जाने देते। देखिए, मुद्दा ये है, अभी से ये राग जब अलपना शुरू होता है तो संदेह या शक बढ़ता है। देखिए, जमीनी हकीकत और एग्जिट पोल में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है, दिखाई देता है। कारण ये, जिस तरह बच्चा एग्जाम में अगर अच्छे पेपर नहीं करके आता है तो वो क्या करता है, एग्जाम के बाद में मंदिर मंदिर घूमता है। माननीय मोदी जी भी ऐसे ही घूम रहे कि भी किसी तरीके से उनकी कुर्सी उन्हें मिल जाए। मंदिर मंदिर इसीलिए तो घूम रहे क्योंकि उन्हें दिख गया है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। दूसरा कि जब घटक दलों के सहयोगियों को पहले ही डिनर दे चुके थे बनारस में, तो आज फिर ऐसी कौन सी आफत आ गई? दरअसल वो ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे बीजेपी बहुमत के साथ नहीं आ रही है, आपको लूट में हिस्सा देंगे। तकलीफ क्या है? वो अपने किसी को भी डिनर दे, अपने साथियों को डिनर दे, कुछ भी खिलाए, देखिए रणनीति बनाए, वो है उनके साथ। उनका तो प्री पोल अलायंस है। आज आपके साथ तो दिक्कत ये है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस अपनी कयादत में सारे विपक्ष को एकजुट करने में नाकाम रही। आज अगर थोड़े भी रिजल्ट आपके फेवर में आते हैं तो वो भागा दौड़ होगी, वो शर्तें होंगी और वो चेहरे एक से बढ़कर एक निकल कर आएंगे कि हम हैं जी, राहुल गांधी को पीछे करो। ये स्थिति है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बढ़िया से अगर आप इलेक्शन लड़ने में इतने ही गंभीर होते तो आप बड़ा इत्तेहाद बना चुके होते सर अभी तक। इमरान जी, जितना संघर्ष पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने, और जिस तरह से सोनिया गांधी जी बीमार होते हुए भी रायबरेली से लड़ रही है, तो मैं आपको एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राहुल जी का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना बिल्कुल नहीं था। उन्होंने देश से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि आज देश का अर्थतंत्र है वो बर्बाद हो चुका है। कौशिक जी, आपकी बात को मैं ऐसा मानूं कि 2024 की अब तैयारी नहीं, उद्देश्य इस बार आप समझे नहीं था। मुद्दा ये था कि देश की जनता की लड़ाई लड़नी है, और देश की जनता ने जिस हिसाब से हमें भरोसा जताया है, हम इस बार सत्ता में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी और हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। और ये जो इस सरकार ने घोटाले किए हैं, जो दबे बैठे हैं कहीं ना कहीं, उनको बेनकाब करने का काम करेंगे। से लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बनर्जी से चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नेता नहीं है। सुनिए ना सर जी, लेकिन वो कांग्रेस के नेता नहीं है, लेकिन सारे एग्जिट पोल दिखाते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर इतना ला नहीं सकती कि वो अपने दम पर कुछ कर पाए। आपको उनकी जरूरत पड़ेगी तमाम लोगों की। अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई तीसरे किस्म का मोर्चा तैयार हो, गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई, वो ये कोशिश कर रहे हैं। इस मुगालते में आप मत रहिएगा कि आपको जो है वो तो आगे आप देख लीजिए ना कि कांग्रेस की स्थिति कितनी अच्छी है। अगर एक तीसरा मोर्चा भी इस स्थिति में अपने आप को मान रहा है कि वो सरकार बना सकते हैं, इसका मतलब भाजपा और उसके सहयोगी दल बहुमत के कहीं नजदीक भी नहीं है। और खुद चुनाव से पहले भाजपा ये मानती रही है, कई राउंड के चुनाव में मान चुकी है कि उत्तर भारत में उन्हें नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई वो दक्षिण भारत से करेंगे। तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि दक्षिण भारत में कोई फायदा नहीं होने जा रहा बीजेपी को, और उत्तर भारत में तो नुकसान ये खुद मान रहे थे। तो इस परिस्थिति में तय है कि ये एग्जिट पोल सच्चाई के कहीं नजदीक नहीं है। और छत्तीसगढ़ चुनाव ले लीजिए, सारे एग्जिट पोल, कोई भी नहीं कह रहा था कि वहां कांग्रेस इतने बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। सभी ये कह रहे थे कि जी भाजपा सरकार बनाएगी वहां हर हाल में। तो एग्जिट पोलों पर हम भरोसा नहीं करते, लेकिन ये जिस तरह की तस्वीर दिखाकर इसकी आड़ में कोई घोटाला करना चाहते हैं, धांधलीबाजी करना चाहते हैं, उसके लिए
प्रियंका गांधी जी ने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सचेत किया है कि आप जुट जाइए, कि जहां भी ईवीएम जिन स्ट्रांग रूम्स में रखी हुई हैं उनकी रखवाली कीजिए, क्योंकि ये सरकार अपनी तय हार को देखकर कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है, जिस पर रोक लगाना कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का धर्म है। इस देश की जनता का धर्म है कि इस पर रोक लगे। चुनाव निष्पक्ष हुए हैं अगर, तो उसका पूरी तरह से वो निष्पक्ष स्वरूप जनता के सामने आना चाहिए। चुनाव उसमें मोदी जी गड़बड़ ना कर सके, ईवीएम मशीनें बदली ना जा सके। मैंने आपको बहुत अच्छे से सुन लिया, मुझे लगता है आपको शिकायत भी नहीं होनी चाहिए कि आप सुनते नहीं हैं। अब जरा दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। दिनेश सिंह जी, इमरान जी, पहले मैं ये कह दूं, मुझे कभी आपसे शिकायत नहीं रही, आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम को चलाते हैं, कभी-कभी रहती इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कि आप जो है बीजेपी के लोगों को ज्यादा सुनते हैं, हमें नहीं सुनते, तो मैंने आज आपको बहुत अच्छे से सुना सर। और अब मैं दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। दिनेश सिंह जी, अपनी हार नजदीक देख के गड़बड़ी कराने की फिराक में है बीजेपी। ईवीएम सबसे बेहतरीन जरिया है, सवाल का जवाब दीजिए। और थोड़ा सा डिनर डिप्लोमेसी जो आपकी चल रही है अभी इस वक्त अमित शाह जी के घर पर जो डिनर है, उसके हवाले से भी जरा हमें जानकारी दीजिए। इमरान जी, आपने समय ही नहीं दिया। आपने भी इत्मीनान से सुना कौशिक जी को, बाकी जितने पैनलिस्ट हैं सबने बहुत इत्मीनान से सुना, किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया। वैसे गुजारिश है कि बाकी लोग भी ध्यान से सुनेंगे एक दूसरे को। देखिए, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी और यूपीए के जो गठबंधन के धड़े हैं, हार के डर से इस तरह से बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने आज, जबकि काउंटिंग कल होनी है, आते आते इन्होंने अपना आपा खो दिया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अभी ये रुझान है, रुझान पर इनकी स्थिति ये है। ये सवाल खड़ा करते जो कौशिक जी ने बाद में कहा कि बाकी राज्यों में जब आपने इस तरह से एग्जिट पोल दिखाया तो एग्जिट पोल नहीं हुआ, तो बात समझ में आती थी, आप उठा सकते हैं सवाल, बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए। लेकिन आप ये सवाल उठाइए कि नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई है, ईवीएम से छेड़खानी की जा रही, ईवीएम बदल दिए जा रहे हैं, और उन ट्रकों को आप दिखा रहे हैं वीडियो बनाकर जो कि चुनाव के पहले जो ईवीएम मशीन को ले जा रहे थे। आपके पास कार्यकर्ता है, सभी पार्टियों के पास कार्यकर्ता होते हैं। अगर कहीं आपको ऐसी ट्रक मिलती है तो वीडियो मत बनाइए। आपसे निवेदन है कि सारे कार्यकर्ता उस ट्रक को घेर कर खड़े हो जाइए, उसके सामने लेट जाइए, इस तरह की कोई बात तो सामने ले आइए। अनर्गल आरोप लगाने से कम बाज आना चाहिए। और दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि इनके महासचिव ने, प्रियंका वाड्रा जी ने कहा है कि चौकन्ना रहना चाहिए। बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए, लेकिन जब इनको चौकन्ना रहना था तो चौकन्ना नहीं रहे। जब इनके पैरों से धीरे धीरे जमीन खिसक रही थी, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चौकन्ना होते तो आज इनकी स्थिति ये ना रहती। होता यह है कि इन लोगों को जो खदशा है, जो शक है, शुबा है, वो ये उठाते रहते हैं। आप लोगों को कभी हमने नहीं देखा कि आप इस मामले में कोई अपनी शक जाहिर करते हो या चिंता जाहिर करते हो या ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के आपको कोई टेंशन हो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इनको है, ये जाहिर करते हैं, और सबको भी होना चाहिए ना फिर कि भाई ये चीज सेफ रहे, इसमें कुछ गड़बड़ ना हो और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आप लोगों को क्यों नहीं होती है? देखिए, जब आपको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं होगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? और आज जो भारतीय लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा अच्छा लोकतंत्र माना जाता है, पूरी दुनिया के लोग हमारी इस चुनावी व्यवस्था को देखने के लिए आते हैं, अपने यहाँ के प्रतिनिधि को भेजते हैं। कितना बड़ा लोकतंत्र, कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ चुनाव संपन्न होता है। और अगर आप अपनी संस्थाओं पर से आपका विश्वास उठ जाएगा, और कांग्रेस पार्टी को देखिए उठा है, वो चाहे चुनाव आयोग हो, वो चाहे न्यायालय, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो संसद हो, सब ऐसे इनका विश्वास उठ गया है। इवन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को कांग्रेस पार्टी से और अपने आप से भरोसा उठ गया है। उसका कारण क्या है? मैंने यही कहा कि जब जमीन खिसक रही थी उसी समय आप सचेत हो जाते, उसी समय आप जनता के साथ न्याय कर लेते, तो आज आप न्याय का नाटक ना करना पड़ता। नंबर 1, तब तो आपने अन्याय किया। दूसरी चीज आपने कहा कि भरोसा, जब आपका शब्द का कौशिक जी का कि जब भरोसा उठ जाता है तो इस तरह के प्रश्न करने पड़ते हैं। निश्चित तौर पर भरोसा यहां नहीं उठा ईवीएम से, वो भरोसा जनता का कांग्रेस पार्टी से उठ गया है कि हार पर हार होती जा रही है, आप भरोसा कायम नहीं कर पाए, इसलिए आप दोषारोपण आप ईवीएम पर कर रहे हैं। इस देश में ईवीएम को लाया किसने? तब सरकार किसकी थी? जब केरल में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। जब आपने विधानसभा में, आपने 82 में, जब 83 में आपने इसको संवैधानिक रूप से सदन में मान्यता प्राप्त की, तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। जब विधानसभा के चुनाव में इसको आंशिक रूप के प्रयोग में लाया गया तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। जब
लोकसभा के चुनाव में इसको प्रयोग में लाया गया और वो भारतीय कहते हैं जनता पार्टी की हार भी हुई थी। वो कहते हैं हमको 2014 के बाद से बहुत शक हो नहीं, 2014 के चुनाव में आपने इंट्रोड्यूस किया, आपकी सरकार थी, आप रोक लगा देती, तब भी आप ले आए, आपकी सरकार थी। तो आप जब निश्चित तौर पर इमरान जी आपने कहा भी कि जब उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, मुख्यमंत्री का चेत, उप मुख्यमंत्री का चेत, कैराना, तो आपको सवाल नहीं उठाया आपने। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत गई तो आपने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। घुमा देते हैं जी। आज जब हमने तो जब हार किया तब भी हमने हार को स्वीकार किया और हार को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े। और इनका एक सवाल था कि जिस तरह से चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करने लगी। देखिए कौशिक जी, जब भी कोई छात्र तैयारी करता है परीक्षा के लिए और उसकी तैयारी पूरी होती है, कई बार अपने चैप्टर को पढ़ता है, रिवाइज करता है, ट्यूशन लेता है, कोचिंग लेता है, जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो उसका आत्मविश्वास ऐसे ही रहता है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे तो एग्जाम में जाने से आप डरेंगे ही डरेंगे। आप सवाल अब मीडिया पे उठा रहे हैं। अरे भैया, मीडिया ऐसे थोड़ी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के कहने से और एक चैनल दिखा रहा हो, 2 चैनल दिखा रहा हो, परिणाम चाहे जो हो, परिणाम हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि एक इंडिकेशन इस एग्जिट पोल से है। और आप जो कौशिक जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उस समय आप एग्जिट पोल निकालिए, उस समय भी इंडिकेशन आपको दे रहे थे, इसलिए आपको स्वीकार करना चाहिए। बहुत शॉर्ट में आप जीत को स्वीकार करते हैं तो आपको हार को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव आयोग की स्थिति इस चुनाव में क्या रही कि जब मां बहन की गालियां दी जा रही थी सरेआम रैलियों में, तो चुनाव आयोग कान बंद करके कहां लेटा हुआ था किसी को पता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, 10 सेकंड का समय दीजिए। चुनाव आयोग को बुलाया, सांप, बिच्छू, बिल्कुल मच्छर, बात वो नहीं है। एक बातें इधर से भी आ रही थी। नहीं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा जी, लेकिन जो चुनाव आयोग था उसने अपना काम रत्ती भर भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, चुनाव आयोग को बुलाया और उनसे कहा कि भाई कुछ क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमारी पावर्स नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी पावर्स लेकर आइएगा, दिखाइएगा, हम तय करेंगे क्या है। और अगले दिन से चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी। तो ये तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि जी हमने जनादेश को स्वीकार कर लिया, मध्य प्रदेश में वहां झूठ बोलते ही है। आज भी ये मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के चक्कर में है, पैसा देकर और कुछ। तो आप अपने पश्चिम बंगाल में एक बार इमरान जी 10 सेकंड जल्दी से अपनी बात रखिए। 10 सेकंड। सब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। देखिए यही है, हम इसीलिए हम कह रहे हैं। और आपने इसके पहले सेगमेंट में भी कौशिक जी ने कहा था कि चुनाव आयोग को 3 सदस्यों में 1 सदस्य की ओपिनियन उनसे मिलती नहीं थी। ये हमेशा होता है, ये उच्चतम न्यायालय में भी होता है। अगर 3 जजों की कोई खंडपीठ है तो उसमें हो सकता है कि एक जज का कोई निर्णय अलग हो, लेकिन वहां पर जब निर्णय अलग होता है कौशिक जी, जरा एक मिनट, बीच में नहीं बोलता हूं, बीच में नहीं बोलता हूं कौशिक जी, बीच में नहीं बोलता हूं कौशिक जी, बीच में नहीं बोलता हूं, सुन लीजिए। तब उसका बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। दूसरा, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, आपको आधू अधूरी जानकारी होती है। याचिका पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में कि अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस, कहीं भी होता है तो नोटिस देता है, और चुनाव आयोग ने कार्रवाई करके दिखाया और हमारे नेताओं पर भी कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री को ऊपर बैन किया गया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जरा रुक जाइए कौशिक जी, जरा सुनिए। और एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, एक दूसरे दल के पूर्व मुख्यमंत्री ने 6 बजे के पहले प्रेस करके हमला बोला। ये चरित्र है दूसरी पार्टी। ठीक है सर, मौजूदा सूरत हाल पर भी थोड़ा बहस कर ले। इस पर तो हम बहस करते रहे, इस पर और बहस करेंगे, वो तो आवाम तय करने वाली है ना 23 तारीख को। मैं आपके पास आना चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा जी भी हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सियासी तज्जियाकार के तौर पर, जो अमित शाह ने आज अपनी डिनर पार्टी रखी है और लिट्टी चोखा से लेकर सब कुछ उसमें बन रहा है, तमाम लोग उसमें पहुंच रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद लड्डू भी बनने शुरू हो गए हैं और मिठाइयाँ के ऑर्डर हो चुके हैं। हम भी लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मुंबई में तो शिवसेना बीजेपी के लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जोश है, ये एग्जिट पोल है, लेकिन अगर ये जोश है, ये कॉन्फिडेंस है, तो काफ़ी हद तक लग रहा होगा कि यही सही साबित होगा। दूसरी तरफ से लगातार सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम को लेकर के अब बातें आ रही हैं, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए इमरान भाई, ऐसा है कि आपके पहले प्रश्न का जवाब, जो आज डिनर डिप्लोमेसी हो रही है, ये डिनर डिप्लोमेसी बेसिकली ये है कि सरकार बनाने के पहले काउंटिंग होनी है 23 को, तो उसके पहले ये पूरी कोशिश है कि अपने घर को बांध के रखा जाए, कि ताकि अपने घर से कोई छिटकने ना पाए। ये पहला और फंडामेंटल टास्क है। कुछ संभावना ऐसी है क्या? नहीं, सुनिए, होती है क्या आशंका? देखिए, पॉलिटिक्स इज बेसिकली
संभावनाओं का ही दौर होता है। एवरीथिंग इज जस्ट द पॉसिबिलिटीज, जो कि हमें कभी दिखती नहीं है। तो इसलिए ये जो है पॉलिटिकल, ये जो है डिनर का आयोजन किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर होता है एग्जिट पोल में कि एग्जिट पोल संभावनाओं की तरफ डायरेक्शंस हमें इंडिकेट करता है कि व्हाट टाइप ऑफ सिनेरियो इज गोइंग टू टेक प्लेस, किस प्रकार का सिनेरियो, किस प्रकार का परिदृश्य बनने वाला है। जी। क्योंकि इस एग्जिट पोल की अपनी सीमाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर इनका सैंपल साइज भी लिया तो उस सैंपल साइज में अर्बन, शहरी, ग्रामीण, शहरी में भी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कहा जाता है सर कि जो वोट डाल के आया है उससे भी पूछते हैं क्या इसमें? आप सुनिएगा मेरी बात को इमरान जी, मैं ये बता रहा हूं जो सैंपल साइज है ना, डिफरेंट सैंपल साइज, सैंपल में जिन लोगों को कंसीडर किया गया उनमें विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, विभिन्न प्रकार के विश्वास के लोग, शहरी ग्रामीण सैंपल, मतलब वैरी कर रहा है। आपने कुछ सैंपल लिया, हमने कुछ सैंपल, पहली बात। अब ये बताइए इमरान जी कि डेमोक्रेसी एनी होए, संसार में, दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र है, सेक्रेट बैलेट का है। जो सेक्रेट बैलेट हमेशा डिप्राइव और आप कह सकते हो वीकर सेक्शन के फेवर के लिए होता है। इसकी शुरुआत में आपको बता दूं इमरान भाई, जब चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में, उस चार्टिस्ट आंदोलन के दौरान 3 मांगे की गई थी। नंबर 1, एडल्ट फ्रेंचाइजी हो। नंबर 2, सेक्रेट बैलेट पेपर हो। क्यों कहा गया था सेक्रेट बैलेट? क्योंकि हर आदमी अपने आसपास के वातावरण से घिरा होता है। तो जो वीकर सेक्शन है, डिप्राइव सेक्शन है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका वोट किसको जा रहा है ये दूसरे को पता चले। इसीलिए सेक्रेट बैलेट का निर्माण हुआ। अब आप हमें यह बताइए, अगर आप हमारा सैंपल ले रहे हैं तो यह भी हो सकता है ना कि मैं आपसे ओपन बात ना बताऊं, झूठ बोल दूं। तो इसलिए, लेकिन एग्जिट पोल संभावनाओं की तरफ इशारा जरूर कर देता है। हम शुरू से कह रहे हैं ये संभावना है, इसलिए हम लोग तो कराते भी नहीं है। ये है जो है, हाँ, मीडिया हाउसेस ने कराया, उसी पर हमने अपना महा एग्जिट तो, हाँ, तो ऐसे में जो कोई बताएगा हो सकता है गलत सूचना दे दे। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल की संभावनाएं ऐसी हैं, तो ऐसे में 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है दैट द एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय नरेंद्र मोदी जी। दूसरा मैं आपसे कह दूं कि हो सकता है अगर 20-30 सीट बीजेपी अपने 190 से 210 के आसपास अगर रही, तो देन एनडीए गवर्नमेंट कैन बी लेड बाय अदर देन मोदी। ठीक है। और ऐसे में जो समर्थन के लिए लोग आएंगे, जहां तक मेरा अपना अनुमान है, बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से वाईएसआर, और हो सकता है कुछ और क्षेत्रीय दल साथ में आ जाए। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हमें नजर आती हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी जो रिमोट टू द रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी, 10% भी उसकी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं नजर आती कि कोई थर्ड फ्रंट जैसा 96 जैसा माहौल बनेगा। लेकिन जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू परसों से ऐसा है कि प्री पोल उत्तर प्रदेश में थोड़ा यकीन है, अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ गई। देखिए उत्तर प्रदेश गठबंधन की सीट, उत्तर प्रदेश में आप बताइए मुझे, अभी नेल्सन का रिपोर्ट आया था, तब उन्होंने बताया था कि लगभग 22 सीटें बीजेपी को जाएंगी, और वो जो आज तक का अपना था वो जो है उसमें लगभग वो 68 सीटों की बात कर रहे थे। बाद में उन्होंने रिवाइव किया और 35 के आसपास ले आए। ना तो बीजेपी कोई बहुत ज्यादा लूजर रहेगी, ना ही कोई अदर पार्टी बहुत ज्यादा गेनर रहेगी। ऐसे में यही तो मैं कहना चाहता हूं, आज पूरा प्रतिपक्ष आप देखिए, प्रतिपक्ष की भूमिका ही खत्म हो गई है। पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप देखिए, अगर प्रतिपक्ष अपने प्रतिपक्ष की भूमिका में होता, जो कि वयस्क लोकतंत्र में अति आवश्यक है, मैं तो यह मानता हूं कि प्रतिपक्ष को पक्ष से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। प्रतिपक्ष की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर होता तो हो सकता है सिनेरियो कुछ और होता। ये बहुत मैं स्पष्ट कर दूं इमरान जी आपके मंच से, आज यहां पर स्थिति ये बन गई है कि कल की डेट में 23 तारीख के बाद, जिसकी संभावनाएं मुझे नजर नहीं आती एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो यहां पर ये बात होगी कि हु विल एवरीवन विल क्लेम कि हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, यही होगा। तो ऐसे में कांग्रेस के लोग इस बात को अभी बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर इनकी भी क़यादत में कुछ होता है, इनके सपोर्ट से भी कुछ होता है, तो भी धूम मच जाएगी। और ठीक है, आपकी तीसरी बात का सवाल जो आपने ईवीएम पे कहा था, सर उसके लिए मैं आपके पास आऊंगा और फिर मैं रमेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे का इशारा हो रहा है।